बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 25 मार्च है, मंगल का दिन है और इस वक्त यमन की जानिब से इजराइल के ऊपर जबरदस्त किस्म का मिसाइल हमला किया गया है। इससे पहले भी यमन की जानिब से 5 मिसाइल हमले किए गए और जिसमें कई जो है वो मिसाइल इजराइल की जानिब से इंटरसेप्ट कर दिए गए और कई आगे जो है वो मुख्तलिफ टारगेट्स के ऊपर जाके हिट हुए। लेकिन अब जनाबे वाला, जिस तरह से अमेरिका यमन के ऊपर हमला करता है, जिस कैपेसिटी के साथ करता है, उसी कैपेसिटी के साथ जो यमन है वो रिटेलिएट करता है और फिर वो अमेरिका को और फिर साथ ही साथ इसराइल को निशाने पे लेता है। आज ये जो छठा हमला था, जिसमें यूं कह लें कि वहां पर जो आयरन डोम सिस्टम है वो उनका नाकाम हुआ और इसराइल के ऊपर यूं कह लें कि जबरदस्त किस्म के मिसाइल दागे गए और सिदरूत और फिर जो तल अबीब है उसको निशाने में लिया गया। इसको लेकर बाकायदा तौर पर वीडियो जो है वो भी वायरल होना शुरू हो गई है। बाकायदा जब यह हमला हुआ उस वक्त जो यमनी होशी हैं और उनके बाकायदा तौर पर जनरल हैं, जनरल याहिया सारी, उनकी जानिब से वीडियो शेयर करते हुए ऊपर जो टाइटल दिया गया, लिखा गया कि तल अबीब। तो अब जिस तरीके से वहां पर हमले हो रहे हैं और ये एक शिद्दत इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से एक ऐसा जबरदस्त किस्म का यमन के ऊपर हमला किया गया और वो वहां पर जो एक जो यूं कह लें कि डायग्नोस्टिक सेंटर था इस वक्त कैंसर के लेके, वो बाकायदा तौर पर उसको हिट किया गया है और इसकी बहुत सी वीडियोस वो भी सामने आ रही हैं। और ये भी नहीं है कि यमन के ऊपर हमला करते हुए जो होशियों के अहम तरीन स्पॉट्स को निशाना बनाया जाए, बल्कि जो वहां पर आबादी है उसको टारगेट किया जा रहा है और ये अस्पताल पे हमला उसी की एक एग्जाम्पल जो है वो भी सामने आई। लेकिन ये यमन की जानिब से कैसे ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, आयरन डोम कैसे नाकाम हो गया, हालांकि इसमें नई चेंजेस लेकर उसको अपग्रेड करके वो दोबारा से उन्होंने डिप्लॉय किया था। ये बड़ी आम स्टोरी है, आपके सामने रखने। और फिर तुर्की के अंदर यूं कह लें कि बगावत हो गई है और तकरीबन बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जो है वो सड़कों के ऊपर हैं और इस वक्त जो वहां पर तकरीबन 1143 लोग जो है वो गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। पुलिस और जो अवाम है वो आमने सामने झड़पें जा रही हैं और फिर अवाम की जानिब से जो नारे लगाए जा रहे हैं वो उर्दगान से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। मतलब इस वक्त जो अचानक से वहां पर एक वेव आई है, उसने पूरे के पूरे तुर्की को अपनी लपेट में ले लिया है। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए इस वक्त तकरीबन आपको याद होगा आज से 10-15 दिन पहले, महीना पहले की बात है कि जब एक वीडियो के हवाले से, एक डॉक्यूमेंट्री के हवाले से हमने आपको खबर दी थी, आपको बताया था कि ये वो डॉक्यूमेंट्री है जो फलस्तीन के ऊपर बनाई गई थी। इसने पूरी दुनिया के अंदर तहलका मचा के रख दिया, नो अदर लैंड के नाम से, और इसने ऑस्कर अवार्ड जो है वो विन किया है। लेकिन अब खबर क्या आ रही है? खबर ये आ रही है कि वेस्ट बैंक के अंदर आबादकारों के एक ग्रुप ने जो फिल्म है नो अदर लैंड, उसके हिदायतकार हमदान बिलाल को वहां पर उसके घर में घुसकर वहां उसको पीटा है और अच्छा खासा मारा है। और फिर जब वो जख्मी हुआ और वो एम्बुलेंस के अंदर, उसने एम्बुलेंस को बुलाया और वहां पर उसने अपना ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड उसे दी जा रही थी। लेकिन वहां पर जो सिपाही थे वो एम्बुलेंस के ऊपर भी चढ़ दौड़े और उनकी जानिब से एम्बुलेंस से वहां पर उसको, वहां पर भी हमलावर होते हुए उसे उन्होंने उठाया और वहां से गायब हो गए और अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं है, कोई पता नहीं है कि वो कहां पर है, किस हालत में है, किस सिचुएशन में है। तो ये आप खुद अंदाजा कीजिए कि अभी तक दुनिया जो है वो खामोश है और दुनिया में एक वो रिकॉग्नाइज्ड एक बड़ा जबरदस्त किस्म का वेल नाउन जो है वो शख्सियत थी। जाहिर सी बात है, एक डायरेक्टर है और वो ऑस्कर विनर है, तो इसके बावजूद कुछ पता नहीं है कि वो कहां पे है। मैंने कहा ये मैं आपके सामने रख दूं। लेकिन अभी वेस्ट बैंक में जो फलस्तीन के अंदर हो क्या रहा है, अभी वहां पर एक जो सहाफी हैं उन्होंने रिपोर्ट किया कि आबादकारों ने फलस्तीनियों के घरों पर इजरायली झंडे लगाकर रिहायशियों को धमकियां दी और उन्हें बताया कि उनके पास छोड़ने के लिए 2 हफ्ते हैं। आबादकारों ने कहा कि झंडे हटाने वालों के हाथ जो है वो काट दिए जाएंगे और ये इज़हार आसानी हर रात होती है। आबादकार फलस्तीनियों के घरों पर हमला करते हैं और ये गजा नहीं है, ये फलस्तीनी घर वेस्ट बैंक के अंदर आबादकारों की तामीर करदा बस्तियों के करीब वाक़ है और ये महमूद अब्बास के मातहत इलाका है और ये वही महमूद अब्बास है जिसने ये पूरे के पूरी सरजमीन का सौदा किया और उसको लग रहा था कि यहां पर तो आएंगे नहीं, और अब उन्होंने वहां का भी रुख कर लिया और वहां के लोगों को वेस्ट बैंक के ऊपर भी हमले जो है वो अब जारी हैं। पिछले जेनिन के अंदर जिस तरह से जितना भी वो उसके अंडर सुपरविजन के अंदर जो इलाका आता है, तो अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये जब आप आंखें बंद कर लेते हैं आपको लगता है कि नहीं दुश्मन कुछ नहीं कहेगा, हम तो दुश्मन, वो तो हमारा दोस्त
دوست بن چکا ہے. لیکن دوست اور دشمن میں فرق ہوتا ہے. دشمن دشمن ہی ہوتا ہے, وہ چاہے کل حملہ کرے یا آج, اس نے کرنا وہی ہوتا ہے جو اس کی فطرت ہے. لیکن اب جناب والا جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے, اس نے کہا کہ ہم باس نہیں آئیں گے, ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک حماس یرغمالیوں کو رہا نہیں کر دیتی اور غزہ کا کنٹرول نہیں کھو دیتی. نفتالی بینٹ نے کیا کہا, ان کا سابق وزیر اعظم ہے اسرائیل کا, اس نے کہا کہ جب یمن میں حوثی, لبنان میں حزب اللہ اور حماس ہم پر راکٹ فائر کرتے ہیں تو ہمیں تہران کو جواب دینا چاہیے, ہمیں تہران کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. ابھی جب یہ حملے کی بات ہو رہی ہے تو اسرائیل کے اوپر باقاعدہ طور پر یمن کی جانب سے جو مثال داغے گئے, اس میں باقاعدہ بتایا گیا کہ اسرائیل ایئر ڈیفنس سسٹم فیلڈ ٹو انٹرسیپٹ مینز دا لانچ فرام یمن. جو یمن کی جانب سے میزائل ہے وہ جو لانچ ہوا وہ انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام ہو گیا. مطلب آئرن ڈوم سسٹم جو ہے وہ ان کا جو اس طرح سے اس کو انٹرسیپٹ نہیں کر پایا جس طرح سے اب ان کو اپ گریڈ کیا گیا تھا. اپ گریڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے میدان میں اتارا گیا تھا. لیکن ابھی یہ ساتھ میں ویڈیو جو ہے وہ شیئر کی گئی, 54 سیکنڈ کی ویڈیو ہے, 55 سیکنڈز کی ویڈیو ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ راکٹ ڈانس ان دا اسکائی آف اسرائیل. مطلب راکٹ جو ہے وہ اوپر ہوائی جو وہاں پر فضا کے اندر وہ باقاعدہ طور پر گھوم رہے ہیں اور پھر وہ اپنے ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں تک یہ بتایا گیا کہ جو علاقہ یہاں پر صدرت کے علاقے میں اور پھر جو تل ابیب کے علاقے میں جہاں پر شادی ہو رہی تھی وہاں پر بھگدڑ مچ گئی اور لوگ جو ہے انہوں نے شیلٹر کے نیچے بھاگ کر اپنی جانیں بچائیں. اور اب اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ راکٹ واز فائرڈ فرام نارتھرن غزہ ٹوورڈ سدرت. مطلب جو سدرت کا علاقہ ہے وہاں پر جو ہے وہ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر راکٹ ہے وہ غزہ سے فائر کیا گیا اور سدرت تک جو ہے وہ اس نے جا کر نشانے پہ لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو جنرل یحییٰ ساری ہے اس کی جانب سے باقاعدہ ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے اوپر ٹائٹل دیا گیا تل ابیب کا. مطلب وہ جو راکٹ جا رہے ہیں, وہ جو میزائل ہائپرسونک میزائل انہوں نے داغے وہ اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ابھی انصار اللہ کے سیاسی بیورو کے رکن محمد البحیتی نے الجزیرہ ٹی وی کے سوال کا جواب دیا. وہ انٹرویو دے رہے تھے وہاں پر سوال ہوا کہ کیا آپ ایران کے ہاتھ میں, مطلب ایران کی اب پراکسی ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم صہیونیت کے خلاف ایران کے اتحادی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں تمام عربوں اور مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ وہ قرآن کے آیت کے متبادل کی طرف رجوع کریں. تمام مفسرین کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ جو لوگ دوسرے مسلمانوں کی جگہ لیں گے وہ ایرانی اور یمنی ہوں گے. یہ تو ان کی جانب سے جواب دیا گیا. لیکن یمنی مسلح افواج کی جانب سے تل ابیب میں بن گوریون ہوائی اڈے کو 2 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کے حوالے سے بیان جو ہے وہ دیا گیا, جن میں سے ایک فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل اور دوسرا ذوالفقار قسم کا ہے. اور نیز بحیرہ احمر کے اندر جو ٹرومین طیارہ بردار بحری جہاز اور متعدد دشمن کے تباہ کن میزائلوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے یمنی مسلح افواج کا بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے. لیکن یہاں ابھی جو امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ انہوں نے جو امریکہ نے تقریباً 10ویں ایئر سٹرائک کی ہے یمن کے اندر, اور یہ جو ایئر سٹرائک تھی اس میں انہوں نے جو یہاں پر کینسر کا ٹریٹمنٹ سینٹر ہے وہ الرسول احتام کے اندر جو ہاسپٹل ہے سادہ میں, وہاں پر اس کو نشانہ بنایا گیا. لیکن آپ اندازہ کریں کہ یہ کوئی غلطی نہیں ہے, بلکہ یو ایس جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے ملٹری سائٹس کو نہیں, بلکہ وہ علاقے جہاں پر عوام ہے. اور یو ایس اور جو یو کے ہے وہ فوکس کس کے اوپر کیے ہوئے ہیں, انفراسٹرکچر کے اوپر, انڈسٹری کے اوپر, جو کہ یمن کے پاس ابھی کچھ رہ چکی ہے اور یہ انہوں نے دوبارہ سے وہ بلڈ کی ہے. اور یہ جو سعودیہ اور یو اے کے ساتھ لڑائی کے اندر ان کا دوبارہ سے انہوں نے اس کو سروائیول کے طور پر کھڑا کیا. اب وہ اس کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ اس کے پاس کسی قسم کی کوئی کیپیسٹی نہ بچے تاکہ وہ دوبارہ لڑ نہ سکے. لیکن یہاں ابھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ برطانوی انٹیلیجنس جو کے سابق سربراہ ہیں, MI6 کے سابق سربراہ نے کہا کہ امریکہ کی طاقت وہ نہیں رہی جو پہلے تھی, اور یہ جو اس وقت یوں کہہ لیں کہ یونیپولر ورلڈ ہے اس کا دور ختم ہو گیا ہے. یہ علامتی ہے کہ یونیپولر کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی راج ہے. وہ جس طرح سے امریکہ کا اپنا تسلط ہے, پوری دنیا میں اتنی بڑی طاقت کوئی نہیں گزری جس طرح سے جنہوں نے پوری دنیا کو اس طرح سے کنٹرول کیا ہو. پہلے بھی ہوتی تھی, آٹومن امپائر تھی, یا پھر جس طرح سے جو سوویت یونین تھی, وہ ایک پوری کا پورا ہولڈ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے امریکہ کا تھا. لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ یہ یونیپولر دور ختم ہو چکا ہے, اور یہ علامتی ہے کہ سابق اتحادی بھی واضح طور پر تسلیم کرنے لگے اور امریکہ اپنا عالمی اثر و رسوخ ہو رہا ہے اور دنیا میں طاقت کا توازن تیزی سے بدل رہا ہے. جو جیو پولیٹیکل صورتحال میں بڑی تیزی کے
साथ तब्दीली ला रहा है। अभी आप अंदाजा करेंगे मगरबी एशियाई खित्ते के अंदर अमेरिकी ट्रांसपोर्ट परवाजों और फौजी साजो सामान की तैनाती में इजाफा हो रहा है। रियाज और सऊदी अरब के लिए 7 परवाजें हैं, अमारात और कुवैत के लिए 10 परवाजें हैं, तुर्की के लिए 3 परवाजें हैं। जबकि डॉक्टर अराक्ची ने कहा कि जो इराकी वज़ीर ख़ारजा के साथ उन्होंने गुफ्तगू की और उसमें कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खबरदार किया है कि वो ईरान या दीगर ममालिक पर हमला करने वाले जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें कायम फौजी अड्डे जो अगर इस्तेमाल होते हैं तो उसका भरपूर तरीके से उन ममालिक को जवाब दिया जाएगा। लेकिन अभी ये तो एक साइड पे, दूसरी जानब जो टर्की के अंदर हालात हैं वो काबू से बाहर हो रहे हैं। अभी खबर ये है कि प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस टर्की, मतलब पूरे टर्की के अंदर जो एहतजाज है वो फैल चुका है। एनातोलिया रेजिडेंट्स टुक the streets in solidarity with residents of other cities demanding Erdogan resignation। मतलब वो ये जो इस वक्त वहाँ पर एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर एनातोलिया के अंदर जो वहाँ पे उनके शहरी हैं वो जनाब गलियों के अंदर आ चुके हैं और वो जितने भी मुख्तलिफ शहरों के अंदर एहतजाजी हैं उनका साथ दे रहे हैं और सॉलिडारिटी के लिए, और फिर तैयब उर्दवान से इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। जबकि अभी बताया जा रहा है कि एटलीस्ट 133 पीपल have been arrested since protests against Erdogan began on March 19। 19 मार्च से लेकर अब तक जो उर्दगान के खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं उनमें 1133 लोग जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन एक तरफ ये मामला चल रहा है, वहां पर एक अंदरूनी माहौल बहुत गर्म हो चुका है। दूसरी तरफ इजराइल जो है उसने पालमिरा हवाई अड्डे के ऊपर बमबारी की। क्यों? क्योंकि तुर्की जो है वहां पर इशारा दिया था कि वो वहां पर एक फौजी अड्डा कायम करना चाहता है और इजराइल शाम के अंदर तुर्की की हुदूद मुतय्यन कर रहा है। जबकि अगर तुर्की शाम की इलाकाई सालमियत को बरकरार रखते हुए शाम के साथ फौजी इत्तेहाद बनाना चाहता है तो इसे अमरीकी पाबंदियों के लिए तैयार रहना होगा और इजराइल को अपनी ताकत के जरिए नाकाम बनाने वाला बनना होगा, ना कि इसके बरअक्स। अब ईरान ने इंतजाम किया कि शामी रियासत के साथ रूस के फिजाई दिफाई निजाम के साथ शामी रियासत अपनी फिजाई हदूद का ज्यादा से ज्यादा दिफा कर रही है, जबकि तुर्की को एक फिजाई दिफाई ढाल को दोबारा कायम करना होगा अगर वो वाकई इसराइल को दुश्मन समझता है जिस पर काबू पाना वो जरूरी समझता है। लेकिन अभी जिस तरह से सीरिया के अंदर खबरें रिपोर्ट हो रही थी कि इजरायली जेट्स वंस अगेन बॉम्ब द पालमिरा मिलिट्री एयरपोर्ट इन सीरिया amidst a sudden एंड नेशन वाइड इंटरनेट आउटेज। मतलब जो वहां पर उन्होंने पालमिरा मिलिट्री एयरपोर्ट जो है उसको शाम के अंदर हमला आवर उसके ऊपर हुए और वहां बाकायदा तौर पर नेशन वाइड उनका जो इंटरनेट है वो मुअत्तल हो चुका है। लेकिन अभी इसके साथ साथ जिस तरह से एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि हरमोन हमारा है, हम इसे वापस नहीं देंगे, ये हमारा सारा इजराइल है, हम गजा और हरमोन दोनों को रखेंगे और जंगों के नताइज होते हैं। ये बेसिकली जंगों के नताइज का जो सारे का सारा मामला बनाया जा रहा है ये भी एक खेल है। और इजराइल जिस तरह से उसने तसल्लुत हासिल किया और ग्रैब की ज़मीनें और इसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सका, जिन जंगों के बारे में वो बात कर रहे हैं और ये उससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि मकामी बाशिंदों ने तसल्लुत और जारहियत पर रद्दअमल ज़ाहिर किया और जो पहले से ही ये जारी भी और लड़ाइयाँ भी जारी हैं। लेकिन इस वक्त सिनेरियो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बाकायदा तौर पर यूँ कह लें कि वो इस वक्त पहले उसने कनाडा, फिर चाइना, फिर दीगर ममालिक के ऊपर जो टैक्सेस आयद किए, यूरोप के ऊपर उसने जो है वो टैक्सेस आयद कर दिया, टैरिफ आयद किया। अब उसकी जानिब से वेनेजुएला के ऊपर 26% टैरिफ जो है वो आयद कर दिया गया है और उसने कहा कि जो भी वेनेजुएला का साथ देगा या उसके साथ तजारत करेगा उसके ऊपर भी 26% टैक्स जो है वो आयद किया जाएगा। तो ये जनाबे वाला इस वक्त ये सिचुएशन है, ये इस वक्त के हालात है। मैंने कहा ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।